मेरी जमीन भी तुमसे गहरी रही है, वक्त आने दो आसमान भी तुमसे ऊंचा हो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम अटेंड करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बार बार यहीं से प्रश्न पूछा है। कोई भी परीक्षा आप उठा के देख लीजिए, RO यूपी SSC की, PCS की, रेलवे की या UPS, सभी जगह यहाँ से प्रश्न बनते हैं और बहुत ही छोटा टॉपिक। आज पूरा टॉपिक आप कंप्लीट करेंगे और यहाँ से फिर कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का ये वीडियो, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपकी, वो आद्य ऐतिहासिक काल का पार्ट है। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, जिसको इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री कहते हैं। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो आप देखते हैं सिंधु सभ्यता को, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये क्या है? यह सभ्यता सिंधु नदी तट पर मिली थी। कहां पर मिली थी? यह सभ्यता सिंधु नदी तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंधु सभ्यता अलग चीज है, हड़प्पा सभ्यता अलग चीज है, लेकिन दोनों एक ही चीज है। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में दी थी। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंगम ने 1853 ईस्वी में किया। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। कितने क्षेत्रफल में? 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैली थी। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल बने थे। तो लॉर्ड कर्जन के शासन में 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किसके शासन काल में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। तो लॉर्ड कर्जन के शासन काल में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। कब? 1904 ईस्वी में। ठीक है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का आकार किस प्रकार का था, तो त्रिभुजाकार का था। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 पूर्व तक हुआ। कब हुआ? तो इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 पूर्व तक हुआ। और इससे पहले कि मैं आपको आगे का टॉपिक पढ़ाऊं, तो आप एक चीज सुन लीजिए कि यूपी PCS ARO 2023 PDF बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी ओरिजिनल फीस थी 1180 रुपए, जो अभी आपको नहीं देनी है। नवरात्रि ऑफर चल रहा है, मात्र 325 रुपए में आप इस बैच से अभी जुड़ सकते हैं। इसमें आपको हिंदी, इतिहास, भूगोल, करंट, पॉलिटी, कंप्यूटर, UP GK की सभी PDF, प्रैक्टिस सेट PDF, मॉक टेस्ट PDF प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो बहुत ही अच्छा मौका है, मात्र 325 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं अगर आपको इस भर्ती की तैयारी करनी है। RO बैच 2023 सभी टॉपिक्स की आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी, सभी PDF बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिससे आपको बहुत ही आसानी से तैयारी की जा सके। तो जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9453366279 पर मैसेज कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी जुड़ सकते हैं। ऑफर सीमित समय के लिए है, तो जल्दी जुड़िए यूपी PSC RO 2023 PDF बैच से मात्र 325 रुपए में। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सीमाएं। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता की सीमाएं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है और यहां से भी अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न बनता है। उत्तर में जो सभ्यता का फैलाव था वो मांडा नामक स्थान तक चिनाव नदी के किनारे, पश्चिम में सुतकांगडोर दासक नदी के किनारे, पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, दक्षिण में दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे। दक्षिण में ये दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, पूर्व में आलमगीरपुर या हिंडन नदी किनारे, ये आपका UP में पड़ता है। क्लियर आपको?
इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतकांगडोर में थी, जो दासक नदी के तट पर थी। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाव नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगतपति जोशी ने 1982 ईस्वी में की थी। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ था। इसकी दक्षिणी सीमा जो थी वो महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। यहाँ से धातु का एक रथ इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला है। कहाँ से? महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर जो दक्षिणी सीमा थी, वहां से धातु के एक रथ यानी इक्का गाड़ी के प्रमाण मिले। क्लियर आपको? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की सीमाएं थी उनके बारे में आपको बता दिया गया है। अक्सर यहाँ से प्रश्न बन जाता है। पश्चिम में सुतकांगडोर दासक नदी, पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी, उत्तर में मांडा चिनाव नदी और दक्षिण में दैमाबाद प्रवरा नदी। क्लियर आपको? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। उत्तर का जो इलाका है वो जम्मू कश्मीर है, पश्चिम का जो इलाका है वो पाकिस्तान है, पूर्व का जो इलाका है वो उत्तर प्रदेश है और दक्षिण का जो इलाका है वो महाराष्ट्र है। क्लियर आपको? अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बनते हैं, तो इसको पूरा कंप्लीट करिएगा आप। तो पहला स्थल है वो हड़प्पा है, जिसकी खुदाई 1921 में हुई थी। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी, इसका उत्खनन किया था। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। क्लियर आपको? तो रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा, इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। पिग्गट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो पिग्गट ने होगा, यहाँ पर में नहीं होगा। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। यहाँ पर निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। अक्सर यहाँ से भी प्रश्न पूछ जाता है। कुम्हार का चाक हड़प्पा से मिला, अन्नागार हड़प्पा से मिला, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, कब्रिस्तान, हाथी का कपाल और स्वास्तिक चिन्ह, ये सभी कहां पर मिले हैं? हड़प्पा में मिले हैं। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। क्लियर आपको? अगला जो हमारा स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। इसकी भी खुदाई 1921 में की गई थी, लेकिन इसका जो उत्खनन किया गया था वो राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में किया गया था। इसकी खुदाई सन 1921 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में की गई थी। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि सिंधु घाटी का सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो है आपका मोहनजोदड़ो। क्लियर आपको? यहां मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है, इसलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। ठीक है? यहां से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, स्वास्तिक चिन्ह, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी और तांबे का ढेर। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। स्वास्तिक मोहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सेल खड़ी से हुआ था। जितनी मोहरें मिली थी उनका निर्माण सेल खड़ी से हुआ था। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है? मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत थी। क्लियर है आपको? अगला जो हमारा स्थल है वो है चौंदड़ो। क्या? चौंदड़ो। यह 1931 में इसका उत्खनन हुआ था गोपाल मजूमदार के नेतृत्व में। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित था। बाकी सभी शहरों में दुर्ग बने थे, लेकिन यहाँ पर दुर्ग नहीं बना था। यह एक औद्योगिक शहर है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली थी। मेकअप सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंटें और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। मनके का कारखाना चौंदड़ो में ही था। क्लियर आपको? अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है प्रश्न। चौंदड़ो 1931। रोपड़ 1953। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला है। तो कहां पर मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का शव मिला है? रोपड़ से मिला है। ऐसा ही नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। तो जो जानवर के साथ, पालतू जानवर के साथ शव जो नवपाषाण काल में भी
जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। ठीक है, तो इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की। यह पंजाब की सतलज नदी के किनारे स्थित है। कौन? रोपड़ शहर। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी सब मिला है। क्लियर है आपको? अगला जो हमारा स्थल है वो बनवाली है। क्या है? बनवाली। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की है। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। सोख्ता क्या होता है कि एक गड्ढा खोद दिया जाता है और उसमें कुछ ऐसा बनाया जाता है कि पानी अंदर जमीन सोख ले। ठीक है, तो यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है कालीबंगा। यहां से भी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछते हैं। इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा यानी कि काली मिट्टी की चूड़ी। यहां से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती यानी कि घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पर घग्गर होगा, घरघर नहीं होगा, घग्गर कर लीजिएगा। ठीक है, नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अलमानंद घोष द्वारा की गई। इसकी खुदाई बीके थापड़वा बीबी लाल ने की थी। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण स्थल है वो है धौलावीरा। यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। क्लियर आपको? अगला जो हमारा स्थल है वो है सुरकोटदा। क्या? सुरकोटदा। यह गुजरात में स्थित है। यहां से कलश, सवाधान तथा घोड़ों की हड्डी के अवशेष मिले हैं। क्या? घोड़ों की हड्डी मिली है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़ों की हड्डी के अवशेष मिले हैं? तो सुरकोटदा से। इसकी खुदाई जगतपति जोशी ने करवाई। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण स्थल है वो है लोथल और यहां से भी परीक्षाओं में प्रश्न बनता है। इसकी खुदाई एसआर राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में की। यह सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह स्थल है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल किसे कहा जाता है? तो लोथल को कहा जाता है। यहां से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहां घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहां फारस की मुहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत करती है। यहां से युगल समाधान मिले हैं जो सती प्रथा का प्रतीक है। युगल समाधान यानी कि शादीशुदा जोड़ों को, लड़का और लड़की, पुरुष और स्त्री दोनों का एक साथ दाह संस्कार किया गया है। अगला जो हमारा स्थल है वो है रंगपुर। यह भी गुजरात में स्थित है। यहां से धान की भूसी मिली है। क्या मिली है? यहां से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है जो गुजरात और पाकिस्तान में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि धान की भूसी कहां पर मिली थी तो आप कहेंगे रंगपुर में मिली थी। क्लियर आपको? अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय यानी कि शहरी सभ्यता थी। ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, लेकिन अभी आपने यहाँ पर पढ़ा है कि एक शहर है जहां पर सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। वो कौन सा है? बनवाली। ठीक है, तो बनवाली एक स्थल था जहां पर सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। क्लियर आपको? तो ये भी ध्यान रखिएगा। तथा ये पूरब पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। कि पूरब पश्चिम द्वार बीच में सड़क बनाई जाती थी और इधर उधर घर होते थे, जिसकी वजह से हवा से पूरा कूड़ा उधर उड़ जाता था जिस तरफ हवा चलती थी, तो सड़क स्वतः ही साफ हो जाती थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। क्या? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इसका व्यापार विदेशों से होता था। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का समाज किन वर्गों में बटा हुआ था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं शिल्पकार और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का समाज जो था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन से? विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं शिल्पकार और श्रमिक। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज और वैदिक सभ्यता का समाज दोनों अलग अलग हैं, उनको मिक्स मत करिएगा। अगला जो पॉइंट है हमारा वो इंपॉर्टेंट ये है कि इनका समाज मात्र सत्तात्मक था, यानी कि माताओं की चलती थी, स्त्रियों की चलती थी। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी जिसे पढ़ा नहीं गया। इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। इनके मोहरों पर सर्वाधिक एक सिंग वाले जानवर का चित्र था। इनके मोहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सेल खड़ी का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे,
यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बांट 16 केजी का था। कितना था? न्यूनतम बांट 16 केजी का था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। क्या? बाढ़ को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। क्या था उनका मुख्य व्यवसाय? व्यापार था। क्लियर है आपको? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जितनी भी जुड़ी जानकारी थी वो सभी आपको पढ़ा दी गई हैं और यहां से जितने भी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे वो सब आप सही कर लेंगे। अगर आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देख लेंगे, टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यहां से परीक्षा में प्रश्न बनता ही है। तो ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हुआ। अगर आप हमारे पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं, यूपी आरओ पीडीएफ बैच, तो मात्र 325 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं। नवरात्रि ऑफर चल रहा है, 72% की छूट है। इसमें आपको हिंदी, इतिहास, भूगोल, करंट, पॉलिटी, कंप्यूटर, यूपी जीके, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट पीडीएफ बिल्कुल सभी प्रोवाइड करवाई जाएंगी मात्र 325 रुपए। जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका सपना है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्की करने का, प्री एग्जाम क्वालिफाई करने का, तो निश्चित रूप से आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। आपको सभी टॉपिक्स बताए जाएंगे, आपका पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा कि किस तरीके से आप परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता संपूर्ण टॉपिक का रिवीजन पूरा आपका कंप्लीट हुआ। चाहे आप आरओ का एग्जाम देने वाले हों या पीसीएस 2024 का एग्जाम देने वाले हों या यूपी SSC का कोई एग्जाम देने वाले हों या एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हों, हर किसी टॉपिक के लिए सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हुआ है। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मन में कोई डाउट हो या वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।